गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरे बाद बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में रख दें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। स्केलेटल सिस्टम हो चुका है, आज हम मस्कुलर सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं। और मस्कुलर टिश्यू जब हमने पढ़ा था उसमें भी मैंने काफी हद तक ये ऑलमोस्ट आधा टॉपिक मैंने वहीं पे आपको कवर करवा दिया है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसके बारे में, ताकि आपका पुराना मस्कुलर टिश्यू जो है वो रिवाइज हो जाए। और उसके बाद में हम मसल सेल, जो हमारे मसल फाइबर जिसको बोलते हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। और थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि लेकिन आप लोग ज्यादा गहराई में आपको हमारे नए एग्जाम में कभी पूछा जाता। हमें सिर्फ पॉइंट्स से हमें ध्यान रखने हैं कि क्या एम लाइन होती है, क्या जेड लाइन होती है, कौन सा डार्क वाला हिस्सा है, कौन सा लाइट वाला पोर्शन है। वैसे आपको ना ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ बाहर से क्वेश्चन बनते हैं, इतने अंदर में से नहीं बनेंगे। सिर्फ आपको बाहर से उसको पढ़ना है अच्छे से। ममता जी, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। हिमांशी जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हो रही है सर। अब थैंक यू मेरा तो जी। बंद है सर। अभी तो शो हो रही होगी ना? अभी भी नहीं हो रही? हो रही कोई जी हो रही बताइए। है भैया। हो ठीक है रही जी। है। हो रही है। थैंक यू थैंक यू। हो रही है सर। तो हमारे जो टॉपिक में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है, मैं आपको ये समझाऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा मस्कुलर जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। इस स्लाइड मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मसल्स का काम। हमारा जो शरीर है मसल से मिलके बना है। शरीर में लगभग 650 मांसपेशियां मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है। और मसल्स का काम क्या होता है? उत्तेजनशीलता है, इरिटेबिलिटी, मतलब कि एक तरीके से स्ट्रेचिंग करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। चालकता, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का सामान्य रूप से हम नर्वस टिश्यू से भी लेते हैं, कि एक तरीके से मैसेजेस का जो हेल्प करे हमारी। लचीलापन, इलास्टिसिटी, जिसके अंदर छोटा होने का, बड़ा होने का जो गुण पाया जाता है। जैसे मेरा हाथ है सामने, मैंने हाथ को मोड़ा, अभी मेरी जो बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। हाथ सीधा किया, ये रिलैक्स हो गई, खिंच गई वापस। अब और खींचूंगा, टाइट हो जाएंगी। मसल्स का काम ही है, इसमें लचीलापन नहीं होगा तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते। एक्चुअल जो मूवमेंट जो हम पॉसिबल करते हैं, जैसे कि हम उठना, बैठना, चलना, भागना, एक्सरसाइज करना, हाथ उठाना, वो इसलिए सब के सब मसल्स की वजह से ही पॉसिबल है। खाली
जो हमारी स्केलेटल है, यानी कि कंकाल जो अस्थियां हैं वो अकेली मूवमेंट नहीं कर सकती, उसके साथ में कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना मूवमेंट्स नहीं हो सकती। तो ये सभी के सभी मस्कुलर सिस्टम में आते हैं। कल किसी ने कार्टिलेज के क्वेश्चन पूछे थे, आज मैं आपको और डिटेल में उसी चीज को समझा दूंगा। तो लगभग जो 40% जो है शरीर में मसल्स होती हैं, और माना जाता है कि 40 to 50 मेल्स में और 30 to 40 फीमेल में होती है। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि टोटल बॉडी वेट का 41.5% मेल में होता है मसल्स, और फीमेल में 35.5% टोटल बॉडी वेट का सिर्फ ओनली मसल्स होती है। मसल्स में फैटी टिश्यू भी होते हैं, तो उसमें फैट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता है। अगर आपको मस्कुलर टिश्यू की अच्छी नॉलेज होगी, तभी आप मोटापे को अच्छे से जान पाओगे, और उसके बाद ही तो आप उसका ट्रीटमेंट करोगे कि एक्चुअलिटी मोटापा क्यों हो रहा है। तो इस अच्छे से आप इस चीज को जानेंगे, तभी आप उन चीजों पे काम कर पाएंगे। सभी आप योगा टीचर हैं, तो आपको ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मसल्स एक्चुअल होती कैसी हैं, इनका काम क्या है। बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री को हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, इनवॉलेंट्री को अनैच्छिक पेशी कहते हैं, कार्डियक को हृदय पेशी कहते हैं। ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब जिसमें हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा से वो मसल्स काम कर रही है। जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ मैंने उठा दिया, हाथ नीचे कर दिया, पैर उठा दिया, पैर नीचे कर दिया, ये ऐच्छिक है, मेरी मर्जी से हो रहा है। तो ये जो है, जैसे कि यहाँ पे लेग की मूवमेंट तो दे दिया, स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो वॉलेंट्री मसल्स है। इनवॉलेंट्री मसल्स जिसमें हमारी इच्छा नहीं है, जैसे मैं भी डिनर करके आया हूँ और मेरे पेट में अभी डाइजेशन चल रहा है, अभी HCl का सिक्रेशन हो रहा है, उसके बाद में क्या होगा, वो खाना अंदर जाएगा, नीचे ड्यूोडेनम में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। मैं तो आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पेट में डाइजेशन चल अभी कंटिन्यू है। वो जो कर्मानुकुंचन गतियां वो ऑटोमेटिक जो हमारे पेट में हो रही है, हमारी शरीर के और विजुअल ऑर्गन्स में हो रही है, जिसपे हमारा इच्छा नहीं है, लेकिन वो हो रही है, अपने आप होएंगी, स्टूल अपने आप ही बाहर आएगा। हम मैं रोकूंगा तो भी नहीं रुकेगा उसको, अगर बाहर आना है तो, और मैं कितना ही जोर लगा लूंगा, अगर उसको नहीं आना तो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री मसल्स वहां पे काम करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का नीचे स्पिंचर होता है, वो ऑटोमेटिक खुलता है, तभी स्टूल बाहर आएगा, अदरवाइज वो बाहर नहीं आएगा। जबरदस्ती करोगे तो पाइल्स हो जाएगी। तीसरी प्रकार के जो मसल्स है उसको कार्डियक मसल कहते हैं, हिंदी में हृदय पेशी। ये सिर्फ क्या होती है, हमारे सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। इसमें इन दोनों की दोनों क्वालिटी होती है, वॉलेंट्री की भी क्वालिटी होती है और इनवॉलेंट्री की। इसी बेसिस पे कार्डियक मसल्स को, इन दोनों का एक रूप है ये, लेकिन सिर्फ ओनली हार्ट में पाई जाती है, इसलिए इनको अलग से इनको इनका टाइप्स बना दिया गया है। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं। वॉलेंट्री मसल्स, इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो इसमें लाइंस बनी हुई है ना, लाइंस दिखाई दे रही है आपको, देखो नीचे इस पिक्चर में भी लाइंस दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। स्टेटेड रेखित पेशी हैं, इसमें लाइंस पाई जाती हैं, और ये स्केलेटल मसल्स में होती हैं। तो ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, इसको हम इच्छा से संकुचित और प्रसारित, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। टेंडन क्या होती है, जो पेशी बीच में से मोटी तथा दोनों सिरों से पतली होती है, और ये बोन को मसल से जोड़ती है, उसको हम टेंडन कहते हैं। जैसे ये हमारी हाथ की ह्यूमरस बोन हो गई, ऊपर का ये देखिए टेंडन आपको दिखाई दे रहा है, ये हड्डी हो गई, हड्डी के बाद में व्हाइट कलर का जो निकला हुआ है, और उसके बाद में मसल्स आ गई है। ये देखिए यहाँ पे नीचे हमारी रेडियस बोन है, अल्ना बोन है, यहाँ पे ये टेंडन जुड़ा हुआ है, बोन के बाद में जस्ट बाद जो व्हाइट कलर का है ये टेंडन है, इसके बाद में मसल शुरू हो जाती है। तो जो बोन को मसल से जोड़े उसको टेंडन कहते हैं, टेंडन। टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स दो प्रकार की होती हैं,
एक होती है कि फ्लेक्सर मतलब आकुंचनी करने वाली, मतलब कि सिकुड़ने वाली। एक होती है फैलने वाली। इनवॉलेंट्री मसल जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो ऑटोमेटिक अंदर से वर्क कर रही है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, थोड़ी देर तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अभी आप क्लास ले रहे हो, आपकी रिस्पिरेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। अपने आप ही आपकी सांस अंदर जा रही है, अपने आप बाहर आ रही है। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है ना काम, आप नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है। आपकी आंखें अपने आप ही झपक रही है, आप नहीं झपका रहे हो, ऑटोमेटिक झपक रही है। आप थोड़ी देर फोकस करोगे, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक ही ये बंद होएंगी, खुलेंगी। तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री मसल्स वर्क करती हैं। ये अनस्टेटेड होती हैं, अरेखित। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखिए स्केलेटल मसल्स दिखाई दे रही है सबसे टॉप पे, इसमें लाइंस हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री में, इसमें देखो प्लेन है, कोई लाइंस नहीं है, इसलिए इनको अनस्टेटेड मसल्स, अरेखित पेशियां कहते हैं। स्मूथ मसल्स इनको कहते हैं। ये इच्छा के अधीन नहीं होती हैं, ऑटोमेटिक वर्क करती हैं। इनवो इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन पर वर्क करता है। ठीक है, किसी अस्थि से जुड़ी नहीं होती, बल्कि किसी अंतराल से जुड़ी होती है, इसलिए इनको अंतरांगी पेशी अंदर पाई जाती है। ऑलमोस्ट, मोस्टली सारे की सारी ये जो है अंदर ही पाई जाती है। और मेडिकल लैंग्वेज में जो चीज अंदर होती है उसके लिए विजुअल जो वर्ड यूज किया जाता है, इनको विजुअल मसल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल दिया पेरिस्टाइटल मूवमेंट, की मतलब कि खाना किस तरीके से हमारी जो ट्रैक है डाइजेशन का, वहां से ऑटोमेटिक आगे की तरफ मूव करता है। तो क्रमानुकुंचन गतियां वो इनवॉलेंट्री मसल से ही होती है। कार्डियक मसल्स की जो हृदय में पाई जाती हैं, इसमें दोनों होती है। देखो, इसमें इसकी क्वालिटी पट्टियां हैं, और इसकी क्वालिटी क्या है, इनवॉलेंट्री, इच्छा के विरुद्ध। इसमें दोनों होती है, इसमें देखो लाइन से हैं, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हार्ट अपने आप ही बीट करता है। हम सो जाएंगे, हार्ट तो फिर भी उसकी बीट करता रहेगा। वो हार्ट तो सिर्फ जब डेथ हो जाएगी उसी टाइम रुकेगा, मतलब कि ये हमारी कंट्रोल में नहीं है, कार्डियक मसल्स। लेकिन इसमें लाइंस पाई जाती है, इसलिए दोनों का मिला जुला रूप है ये। और ओनली हार्ट में पाई जाती है, इसके अलावा ये और कहीं नहीं पाई जाती, इसीलिए कार्डियक मैंने बताया था। जहां पे कार्डियम समझ आ जाए, समझ जाना कि वो हार्ट से रिलेटेड है, कार्डियक जहां पे वर्ड आ जाए। राहुल जी, जी ये जो इनवॉलंटरी मसल्स में आपने विजरल बताया ना, इसी को हम अक्सर आपने देखा होगा पोस्टमार्टम वगैरह या कोई ऐसे मर्डर केस होता है ना, तो जो विसरा रिपोर्ट कहते हैं ना, विसरा रिपोर्ट, तो यही जी। मसल्स निकाल के प्रिजर्व करते हैं, बाद में इसी पे उनका इंस्पेक्शन चलता है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। बहुत गहराई का, ही सीआईडी बहुत देखते हो आप, लग रहा है सीआईडी में ऐसा अक्सर ऑलमोस्ट नहीं, होता है मेरे ही। हस्बैंड पुलिस में। हाँ, वो पुलिस में है, चल अच्छी बात है। तो हाँ, यानी कि अंदर जैसे कि जहर खाया है, इसको क्या खाने से मौत हुई है, क्या इसने खाया, वो अंदर तो रहता है ना, तो अंदर से उनकी मूवमेंट से उनमें कुछ चिपका रहता है, उन चीजों से उनको पता लगाया जा सकता है। हाँ, ये लेके ना प्रिजर्व कर लेते हैं बॉडी को, मतलब क्रीमेशन के लिए दे देते हैं कि बाद में इंक्वायरी चलती रहेगी उस पे, इस पे। हाँ हाँ हाँ, वो उसमें पता लग जाता है ना कौन से टाइप का जहर खाया है, या क्या और चीज खाई है जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है, या कुछ भी हुआ है बॉडी के अंदर, है ना। वो इन्हीं मसल्स के द्वारा हम पता लगाया जाता है। थैंक यू। आज हम ये पढ़ते हैं नया टॉपिक। थोड़े पॉइंट ज्यादा है इसमें, तो आप नाम तो आपको याद हो जाएंगे, पहले सिर्फ आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरीके से जैसे होता है ना कि डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा, एक के अंदर एक के अंदर एक, कई चीजें पाई मिलेंगी आपको। तो थोड़ा सा बस समझ जाना, कंफ्यूज मत होना। पहले आप पिक्चर को देख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे टॉपिक है ये। ये देखो, ये हमारी हड्डी है। ठीक है, हड्डी से टेंडन गया। ठीक है, क्योंकि टेंडन किसको बोलते हैं, जो हमारी बोन को मसल से जोड़े, उसको टेंडन कहते हैं। अब यहाँ पे ये मसल्स होगी बड़ी। अब देखो, मसल्स के बाहरी पोर्शन को क्या कहा गया, एपिमाइजम। मतलब कि आउटर जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसको एपिमाइजम कहते हैं। ईपी का नॉर्मली वर्ड होता है, ईपी ऑलमोस्ट जो मेडिकल लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, ईपी आउट, बाहर के लिए, जो सबसे बाहर है वो ईपी है, एपिमाइजियम। अब देखो, इसके अंदर ये आपको दिख रहा है कि बाहर निकल निकाल दिया इन्होंने। देखो इस तरीके की ये रहा, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा सा गुच्छा ये रहा।
इतना बड़ा सा एक बड़ा पाइप ये रहा और इस पाइप के अंदर भी कई, देखो एक पाइप बाहर निकाल के दिखा दिया और अच्छे से। अब इस पाइप के अंदर भी देखो और छोटे छोटे कई पाइप्स हैं, दिख रहे हैं। अब उस एक पाइप को निकाला, उसके अंदर भी एक और इतने पाइप है, और उसके अंदर भी और देखो कितने सारे पाइप्स हैं। थोड़ी समझने की कोशिश करो। बाहर आ जाओ वापिस। बोन है, टेंडन है, टेंडन में इतनी बड़ी हमारी मसल है, समझ लो कि ये हमारे बाइसेप्स के मसल्स हैं, ठीक है। अब ये बाहर से, इसमें से ये कई बाहर मोटे मोटे गुच्छे हैं, ये रहे, ठीक है। अब इसमें से एक को बाहर निकाला, यानी कि अंदर की जूम किया हमने कैमरा, और उस बड़ी पाइप को देखा तो इसमें देखा, और इसमें तो कई छोटी छोटी और पाइप्स भी हैं, दिख रहा है। अब देखा उन छोटी पाइप्स पे और हमने जूम किया माइक्रोस्कोप से, तो देखा अरे इसके अंदर भी और पाइप्स हैं बहुत सारे। अब इसको बाहर निकाला गया, अब इसमें और हमने जूम करके देखा, बोला कि इसके अंदर भी और छोटी छोटी बहुत सारी पाइप्स है। देखो बाहर हमें इतनी बड़ी सी सिर्फ एक छोटी सी मसल दिख रही है, लेकिन अब जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो देखो इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर ये छोटे 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 कितनी सारी पाइप्स हैं। हमारी एक्चुअल मसल्स यही है, मायोफाइब्रिल्स होती है। हमें इस चीज को ही, इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो नाम आप पढ़ लो एक बार, एपिमाइजियम। देखो लिखा भी हुआ है, मैंने आपकी सरलता के लिए स्लाइड बनाई है, आप देख लेना कि स्केलेटल मसल्स के सबसे बाहर जो लेयर होती है, देखो सबसे बाहर लेयर है ये कौन सी है, एपिमाइजियम। अब फेसिकुलाई, फेसिकुलाई किसको बोलते हैं कि एपिमाइजियम के अंदर, मतलब कि उस मसल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, मतलब कि बंडल्स यानी पाइप्स होते हैं, जिन्हें फेसिकुलाई या फेसिकुलाई बंडल कहते हैं। देखो ये एक बड़ी मसल हो गई, इसके अंदर एक ही बड़ा बंडल ये हो गया, एक बड़ा बंडल ये हो गया, एक बड़ा बंडल ये हो गया। इस तरीके के कितने सारे देखो अभी दिख रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ तो में भी दिख रहे हैं, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। इस पिक्चर में अभी हमें दिख रहे हैं इनकी फेसिकुलाई। ये देखो लिखा रखा है ना फेसिकुलाई, ये जो बंडल है इसको फेसिकुलाई कहते हैं। अब पेरिमाइजियम की, अब कोई चीज होगी उसकी बाहर की आउट मेम्ब्रेन भी होगी। अब उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिमाइजियम। की फेसिकुलाई के बंडल की आउटर कवरेज मेम्ब्रेन को पेरिमाइजियम कहते हैं। ये देखिए फेसिकुलाई ये है, इसके जो बाहर की जो लेयर है, यहाँ पे इन्होंने दिखाने रखी पिक्चर में, हाँ दिखा रखी है, ये यहाँ पे दिखा रखी है, अंदर दे दिया, यहाँ भी लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। कि इसकी ये ऊपर की जो लेयर है इसको पेरिमाइजियम कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल मसल्स की सेल, बोलेंगे कि मसल की एक्चुअल सेल क्या है, जैसे कि हमारी लीवर की एक्चुअल सेल कौन सी है, हिपैटिक सेल है। हमारे नर्वस टिश्यू की एक्चुअल सेल क्या है, न्यूरॉन है। किडनी की एक्चुअल सेल क्या है, नेफ्रॉन है। इसी प्रकार इसकी एक्चुअल सेल क्या है, स्केलेटल मसल फाइबर कहते हैं उसको। फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए फाइबर बोला जाता है इनको। बहुत सारे पाइप्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, आपको दिखाई भी दे रहे हैं, इसलिए फाइबर बोला गया, मसल फाइबर। जैसे कि बहुत सारी पाइप्स एक साथ रख दी गई और वो फाइव ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है। अब हम पढ़ते हैं एंडोमाइजियम क्या होता है। एंडोमाइजियम देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, स्केलेटल मसल फाइबर की कवरेज को एंडोमाइजियम कहते हैं। एंडोमाइजियम कहाँ है, ये रहा। उससे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, ये हमारा हो गया एक्चुअल मसल फाइबर। अब इसकी जो कवरेज है उसको एंडोमाइजियम कहते हैं। थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो रही होगी लेकिन याद हो जाएगा, आप धीरे धीरे जब स्लाइड पढ़ोगे तो आप बाद में। हम आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर को मसल सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन यानी कि वापस अपनी जगह पे आ जाना। जैसे कि मेरा हाथ सामने है, मैंने ये मोड़ दिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई मेरी बाइसेप्स मसल्स, मैंने हाथ वापस सीधा कर दिया, फिर से रिलैक्स हो गई। आसन के तौर पे बताएंगे, पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, हमारी पेट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि अंदर की तरफ जा रहे हैं, पेट छोटा हो जाता है। अब वापस पश्चिमोत्तानासन से वापस दंडासन में आ गए, फिर रिलैक्स हो गई। तो ये प्रॉपर्टीज की होती हैं।
अब इसको हम पढ़ते हैं मायोफाइब्रिल। ये स्ट्रक्चर किसका है दोबारा से बता देता हूं। ये देखिए मायोफाइब्रिल, ये फाइबर की तरह होती है इसलिए इन्हें मायोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। किसको? जो हमारी सेल होती है स्केलेटल मसल फाइबर को। ये देखिए इसके अंदर ये मायोफाइब्रिल्स का ये जो लास्ट वाली जो छोटी पाइप दिखाई दे रखी है, दिख रही है ये वाली मायोफाइब्रिल। अब हम इसको पढ़ रहे हैं। ये अगली पिक्चर जो है ये छोटी सी पाइप की है, ये बड़ी करके दिखा दी वही पाइप। अब इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े बहुत आने की कोई कोई संभावना है। ये पढ़ लीजिए सबसे जरूरी जो ऊपर से पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर के प्लाज्मा, यानी कि इसके जो जैसे कि हर सेल का अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अपना साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, एंडोप्लाज्म इसके होता तो इसमें भी है लेकिन उसका नाम कुछ इसका सार्को 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 इसमें जुड़ जाएगा। सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है वही चीजें सारी जो सेल में हमने नॉर्मल स्ट्रक्चर में पढ़ी थी। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो सिंथेसिस करता है, हमने पढ़ा था ना इसके दो पार्ट होते हैं, सॉफ्ट होता है एंड स्मूथ होता है। उसमें सॉफ्ट में क्या होता है, राइबोसोम्स चिपके होते हैं, स्मूथ एंजाइम्स का और हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, याद होगा सेल्स में पढ़ाया था आपको। तो उसी की हम अभी इसके सेल्स की हम पढ़ रहे हैं। अब इसको बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन कौन सा है। वैसे तो हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन हम अगर मस्कुलर सिस्टम को पढ़ते हैं इसको यहाँ पर भी स्टोर हाउस, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कैल्शियम हड्डियों से तो कम ही होता है लेकिन औरों के मुकाबले यहाँ पे कैल्शियम सबसे ज्यादा स्टोर होता है। अब मसल से में ये हमारे योगा के से रिलेटेड है कि क्रैम्प्स क्यों आते हैं। देखा होगा आपने लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हुए, आप लोगों को भी कई बार एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। अक्सर हम जब गर्भ आसन करते हैं तो पेट की मसल चढ़ जाती है, और भी कई आसन करते हुए फिर हमें पैर सीधा करना है, सब आसन करना पड़ता है, ट्विस्टिंग करनी पड़ती है, तब वो ठीक होता है थोड़ी देर में जाके वो क्रैम्प्स। तो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, क्यों क्रैम्प्स में पड़ते हैं? कि कैल्शियम आयन की कमी की वजह से क्रैम्प्स आते हैं। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तभी क्रैम्प्स आएंगे। तो आंसर मिल गया, कारण पता चल गया, कारण ही निवारण है। अब कोई भी आपको पेशेंट मिल जाएगा, क्रैम्प्स का इलाज क्या है भैया, कैल्शियम खाओ, अपने आप आपके क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। अच्छे से कैल्शियम खाओगे, आप दूध पियोगे, घी खाओगे, क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे। ये उसके मैकेनिज्म आगे समझेंगे क्यों, क्यों कैल्शियम ही। कैल्शियम आयन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक, कॉन्ट्रैक्शन अर्थात क्योंकि मसल जो सिकुड़ रही हैं, हम गर्भासन कर रहे हैं, अब अंदर की पेट की जो एब्डोमिनल जो मसल्स है, रेक्टस मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उस पर दबाव पड़ेगा और एकदम से, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस की कमी है, जब कई दिनों बाद करते हैं तो एकदम से पेट पे टाइट हो जाता है, मसल्स ऊपर नीचे हो जाती है, दंडासन करते हैं, शवासन करते हैं, क्यों, कई दिनों में कर रहे हैं। एक तो मसल्स की जो प्रैक्टिस भी छूट गई है और ऊपर से हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी है, उस वजह से क्रैम्प्स आएंगे। और क्योंकि अगर कैल्शियम पूरी मात्रा में होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से होएगी। इसलिए एडवांस जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें हमारे गुरुजी बोलते थे कि बेटा दूध पियो, घी खाओ और नमक को छोड़ दो, उससे आपके आसन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएंगे। इसमें पैरेलल अरेंज फिलामेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको कि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, पैरेलल अरेंज्ड होते हैं लगातार, जिसको हम डार्क लाइट बोलते हैं स्ट्रक्चर में। वहीं से क्वेश्चन आता है पेपर में, जहां जो मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा। स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं और ये पैरेलल अरेंज होते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये जो चार मैंने पॉइंट आप लोगों के लिए बनाए हैं, आई बैंड, ए बैंड, जेड लाइन और एम लाइन, क्योंकि बाहर के आउटर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने लिखा है। और नॉर्मल पूछे जाता है कि मसल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, आप लिखोगे यहाँ पे एसिटिन फिलामेंट होता है और मायोसिन फिलामेंट होता है, नाम अच्छे से याद कर लेंगे, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन को आई बैंड कहते हैं
एक्टिन को क्या बोलते हैं? आई बैंड। और आई क्यों बोलते हैं? इसका नाम है आइसोट्रोपिक, इसका नाम है इसका केमिकल, तो इसलिए इसको आइसोट्रोपिक को नॉर्मल हम आई बोलते हैं। और मायोसिन को एनाइसोट्रोपिक। तो एनाइसोट्रोपिक बहुत बड़ा है इसलिए नॉर्मल सीधा ए ले लेते हैं, ए बैंड। ये आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड यानी आई बैंड या एक्टिन फिलामेंट का जो बना होता है। और जो मायोसिन ये ए बैंड है, इसमें मायोसिन ज्यादा होती है, कुछ मात्रा में एक्टिन भी होता है लेकिन मायोसिन की प्रधानता ज्यादा होती है इसमें। इस एनाइसोट्रोपिक बैंड। अब इसमें समझो पिक्चर में कहाँ पर है। अच्छा इसमें दिया नहीं है, मैं भी बना देता हूँ, रुक जाओ। देखो पहले आप ये समझो, ठीक है, ये हमारी एक हो गया अंदर का मायोफाइब्रिल, ठीक है। मायोफाइब्रिल कई वो होते हैं, उसका मैंने एक फाइबर उठा लिया। अब इसमें देखो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसको डार्क बैंड बोलते हैं। अभी कुछ दूरी पे फिर इस टाइप का फेस स्ट्रक्चर मिलेगा, ये है डार्क बैंड। और डार्क बैंड को हमने ए बैंड कहते हैं। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ होगा कि देखो डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं बार बार। लाइट को हम एक्टिन बोलते हैं और डार्क को मायोसिन फिलामेंट की बोलते हैं, ये लिखा हुआ देखो। डार्क बैंड ए बैंड में मुख्यतः होते हैं और एक्टिन फिलामेंट में जो होता है लाइट बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट होता है। अब आप स्ट्रक्चर में समझिए, ये जो है इसको हम बोलते हैं डार्क बैंड। डार्क यानी कि ए बैंड एनाइसोट्रोपिक। और जो ये अंदर का ये जो बड़ा सा खाली पोर्शन रह गया, इसको हम बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं? आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। पहले आप इतना समझिए, अब इस पिक्चर में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी आप मेरी वाली पिक्चर पढ़िए। ये समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे यानी कि जो लाइंस हैं, इसको हम बोलते हैं डार्क डार्क बैंड या ए बैंड। और जो अंदर का जो खाली पोर्शन रह गया, इसको आई बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा अंदर जाते हैं। देखो आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड है, इसी को लाइट बैंड कहते हैं और ये एक्टिन फिलामेंट का बना होता है। ए बैंड है, इसको एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, डार्क बैंड का बना होता है मेनली, और मायोसिन फाइब्रिल फिलामेंट का बना होता है। अब जेड लाइन पढ़ते हैं। तो ये एक्टिन और मायोसिन क्या हार्मोन्स होते हैं क्या, या क्या प्रोटीन होते हैं? प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। होते हैं जी, प्रोटीन, ठीक ठीक है। ठीक ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए, ये इतना आपको समझ आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये कौन सा है? माइक खोल के बता मोहित जी भी, क्या है ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट? ये सर ये आई बैंड के बारे में बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये आई बैंड, इतना आई समझ बैंड। गया, वेरी गुड। और आई बैंड को हम लाइट बैंड भी बोलते हैं, ठीक है, लाइट स्ट्रक्चर। अब आई बैंड के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक लाइन होती है, बिल्कुल सेंटर में, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। जेड लाइन यहाँ पे जो दिया हुआ ये रहा, जेड लाइन हम किसको बोलते हैं? जो आई बैंड के सेंटर में होती है, उसको हम जेड लाइन बोलते हैं। और हम जब आगे पढ़ेंगे एम लाइन, यानी कि ये जो डार्क बैंड है, ये दिख रहे हैं आपको डार्क वाले, अब इसके भी सेंटर में एक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं एम लाइन। तो हमारे को पेपर में सीधा ही आ सकता है कि एम लाइन कहाँ होती है, जेड लाइन कहाँ होती है। ऑप्शन है आई बैंड, ऑप्शन भी ए बैंड, इस तरीके से उलझा सकता है। तो जेड लाइन जो होती है वो आई बैंड यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड यानी कि लाइट बैंड में होती है, और उसमें एक्टिन फिलामेंट होता है। और एम लाइन कहाँ होती है? एम लाइन डार्क बैंड में होती है। डार्क बैंड यानी कि ए बैंड, ए बैंड यानी कि एनाइसोट्रोपिक बैंड, और एनाइसोट्रोपिक के बिल्कुल सेंटर में एम लाइन होती है। अब आओ इस पिक्चर में, आपको दिख रही है, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको लाइन से दिख रहे हैं गए हुए, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे लाइंस बनाई थी, इस पिक्चर में बहुत बड़ी बड़ी लाइन बना रखी है। ये है डार्क, ठीक है, ये वाली पिक्चर आपको दिख रही है, ये मोटी मोटी लाइंस सी है, ये डार्क बैंड है। और इसके बाद में जो बीच का ये जो गैप है, छोटा सा गैप यहाँ पे दे रखा है, ये लाइट बैंड का स्ट्रक्चर है। अब देखो लाइट बैंड के मैंने बताया कि सेंटर में ये दिख रही है आपको जेड लाइन, जेड लाइन के इतनी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ देखो बराबर रीजन है कि लाइट बैंड के
बीच में होती है, देखो जेड लाइन ये रहा, बीच में है बिल्कुल उसके। ये एम लाइन देखो डार्क, ये डार्क बैंड हो गया, इसके सेंटर में ये रही एम लाइन, दिख रही है, ये एम लाइन बनाया हुआ है, ये रहा एम लाइन, ये डार्क के सेंटर में। अब इतना ही पढ़ो, इतना ही बहुत है हमारे सिलेबस, इससे आगे जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। इतना समझ आया होगा सभी को, आगे गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये पढ़ाना, चलो मैं पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको देख लेते हैं, समझ तो नहीं पाओगे आप लोग इतनी जल्दी इसको। चलो मैं बताता हूँ, आप देखना समझ जाओ तो अच्छा है। सा सार्कोम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल। अब उसी को हमने खोल के रख दिया। देखो अभी ये हम चीज पढ़ रहे हैं ना, ये वाली चीज, अब इसमें हमने क्या किया, अब जब साइंटिस्ट लोगों ने जब इसको और अच्छे से स्टडी करने लगे, ये देखो दूसरी वाली लाइट बैंड की हमने जेड लाइन ले ली, इसी प्रकार ये स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे फिर दोबारा से डार्क स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये हमारी मायोफाइब्रिल्स में पाए जाते हैं। अब हम जब स्टडी करते हैं तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, एक जेड लाइन से लेकर के दूसरी जेड लाइन तक इसकी स्टडी की जाती है। अब जो अगला स्ट्रक्चर है वो यही है, एक की जेड लाइन ले लिया और दूसरे की जेड लाइन ले लिया, उसको हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो सार्कोमियर दिख रहा है, सार्कोमियर क्या है, एक की जेड लाइन और दूसरे की जेड लाइन। अगला ये डायग्राम वही है, एक की जेड लाइन ले लिया हमने, यहाँ की ये मान लो कि ये जेड लाइन है, ये दूसरे वाले की जेड लाइन हो गई यहाँ पे, और उसके बीच का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। इतना आप समझ पा रहे हो? अगर दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए, नहीं तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। दो की जेड लाइन के बीच का स्ट्रक्चर हमने लिया, दोनों तरफ जेड लाइन है। अब जेड लाइन में क्या होगा, देखो आधा पार्ट ये आपको दिख रहा है, आधा तो आई बैंड आ गया, हाफ दिख रहा है, हाफ आई बैंड। कैसे आया आई बैंड, देखो टोटल आई बैंड तो ये टोटल ये रहा, हमने आधा लिया ना, जेड लाइन तो सेंटर में है, इसलिए आधा आया ना लाइट बैंड का स्ट्रक्चर तो, और डार्क का पूरा कंप्लीट आ गया। भैया हाँ जी, आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है समझने में। हाँ ये थोड़ा टॉपिक है ऐसा, इसमें होएगी दिक्कत। तो वैसे इतना ही पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा हमें आना ही नहीं है। तो आप ये समझ लो कि आई बैंड, ए बैंड, और ये इसको सार्कोमियर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो फाइबर्स हैं ये इसको अंदर की तरफ पुल करते हैं। जब कैल्शियम आता है ना बॉडी में, तो ये मसल्स अंदर की तरफ खींचेगी और उससे हम कॉन्ट्रेक्शन होता है, और जब वापस जाएंगे तो रिलैक्सेशन होता है। इतना ही पढ़िए, ये बहुत है आपके लिए। देखो ये कॉन्ट्रैक्टेड दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड में क्या हुआ, ये जो आई बैंड थे यानी कि एक्टिन थी, अंदर आ गए, दिख रहा है, ये देखो गैप कम हो गया। और यहाँ पे देखो कितना सारा गैप था बीच में, इन दोनों के बीच में। ये रिलैक्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये मसल अंदर की तरफ खिंच गई है, सिकुड़ गई है, और ये खुली हुई है, रिलैक्स है ये। इतना काफी है आपके लिए, इससे ज्यादा मत पढ़ो। बस अब हम खाली मसल्स पढ़ते हैं, और बोन्स के नाम आपको याद होंगे तो आप इनको भी कर लोगे आराम से। ऑलमोस्ट जो मसल्स के नाम हैं ज्यादातर वो हड्डियों के नाम पे हैं, तो पहले तो आप हड्डियों को याद कर लो, और उसी से आपको ये नॉर्मल पॉइंट हो गए। देखो ये चेस्ट की मसल है, ये कंधे में, जहां पे हमारा कंधे में टीका लगाया जाता है, बच्चों को छोटे बहुत लगाया जाता है ना, वो डेल्टोइड मसल है। ये जो डोले हैं हमारे, इसको बाइसेप मसल बोलते हैं। ये एब्स है हमारे, रेक्टस मसल होती है, एब्डोमिनल कैविटी में 5 मसल पाई जाती हैं। ओब्लिक्यूज है, एबडक्टर्स हैं। आप सिर्फ आंखों में से निकाल लो, इतना गहराई से क्वेश्चन शायद नहीं आता। हाँ ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रेपेजियस कहाँ होती है, ट्रेपेजियस ये वाली, देखो ये दिखाई दे रहा है ट्रेपेजियस। हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम इसी मसल में होती है ज्यादातर, देखो सर्वाइकल क्योंकि यहीं पे है, और इसी मसल में हमें पेन होता है। तो ये कौन सी मसल है,
ट्रेपीजियस मसल है ये। ट्राइसेप्स, ये हाथ के पीछे जो कट होते हैं, आगे वाले बाइसेप्स, पीछे वाले ट्राइसेप्स। और ये कमर की साइड में है जो इसको लेटस बोलते हैं। जो हमारी कुल्ले में होती है इसको ग्लूटस बोलते हैं। ये काफ मसल है, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटा। थोड़ा सा मैं अंदर जाता हूँ अभी। ये भी सिंपल ही है, वही चीजें हैं। तो ये कलरफुल डायग्राम आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। ये डिटेल वाला मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, हल्का सा। छोड़ो, ये काफी है आपके लिए। इतना इतना पेपर में आना ही नहीं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ये बताओ, किसी भैया को कोई रिवाइज डाउट? करा दो। कराता हूँ। सर ये क्वाड्री अभी तो ऊपर से क्वाड्रिसेप्स और निकल गया तो हैमस्ट्रिंग। प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। चलो देखो, सर ये तो मस्कुलर क्लियर है ना? ये क्लियर है ना? सर मस्कुलर हाँ ये वाला तो क्लियर है भैया, क्लियर तीनों है, टाइप की पहले भी मैंने मसल्स कराया था। क्लियर हैं। बस हाँ जो ये आपने पढ़ना है पहले हमें कराया थोड़ा था सा। भैया वो क्लियर है, ये वाले की प्रॉब्लम है। जो ये कराया स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, मुझे पता ये है, वाले में मुझे खुद दिक्कत 2 साल में समझ आया है ये। अभी जब मैं पढ़ाने लगा हूँ, आज से 2 दिन पहले समझ आया मुझे टॉपिक ये। आपको मैं समझ सकता हूँ दिक्कत होगी। तो बस आप ना, नाम आपको बाद में पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन बेसिक चीज समझ आई। पाइप के अंदर पाइप, उसके अंदर और पाइप, उसके अंदर और पाइप, उसके अंदर और पाइप, ये चीज समझ आई होगी ना? एक के अंदर हाँ कितनी भैया ये कितनी आई सारी है। चीजें हैं। बस ठीक है, नाम याद हो जाएंगे। ये मेडिकल के नेम है, याद होने में टाइम लगेंगे। जैसे संस्कृत के श्लोक याद होने में टाइम लगते हैं ना, ऐसे ये वर्ड्स भी याद होने में टाइम लगेगा, एक बार में याद नहीं होंगे। बस याद रखो कि इपिमाइज्म क्या होता है। जो बाहर की जो लेयर होती है उसको इपिमाइज्म बोलते हैं। इपिमाइज्म के अंदर फेसिकली होते हैं, इसकी लेयर को पेरिमाइज्म कहते हैं। फेसिकुलाई के अंदर ये सार्कोलिमा होता है, ठीक है। इसकी जो इसकी लेयर होती है इसको एंडोमाइज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मायोफ्रिल्स होते हैं। हम मायोफ्रिल, ये रहा, ये मायोफ्रिल का बड़ा स्ट्रक्चर। मायोफ्रिल के अंदर भी देखो कितने सारे बैंड होते हैं, सॉरी कितने सारे फाइबर्स होते हैं। मायोफ्रिल फाइब्रिल्स, ये सारे के सारे मायोफाइब्रिल्स है। इसके अंदर भी देखो बीच में कैविटी है, इसकी अलग ऊपर से सार्कोलिमा इसकी लेयर होती है। तो हमें सिर्फ इतना पढ़ो आप कि सार्कोलिमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का स्टोर होता है। या सिंपल आप सोचो कि मसल्स में कैल्शियम होता है, इतना आप याद रखो। कैल्शियम की कमी से क्रैम्प्स पड़ते हैं। कैल्शियम अच्छा होगा तो मसल्स अच्छे से काम करेंगे। इसीलिए जिम वाले, जिम में जो होते हैं ना, वो पाउडर खिलाते हैं, वो कैल्शियम का भरपूर भंडार होते हैं। तभी तो उनकी मसल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। अगर वो चीजें ना खाएंगे तो उनकी बॉडी नहीं बनती है। तो कैल्शियम चाहिए मसल्स को, अगर वो अच्छे से आपको बिल्ड करना है तो। वैसे ये इतना पढ़ लीजिए, आई बैंड, ए बैंड, जेड लाइन, एम लाइन। हमारे पेपर में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इससे अंदर नहीं आएंगे। अब ये समझ लीजिए 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं इसको, मायोसिन फिलामेंट भी बोलते हैं। एक्टिन को हम आई बैंड कहते हैं, एक्टिन को आई बैंड कहते हैं, और मायोसिन को ए बैंड कहते हैं। एक्टिन को आई बैंड और मायोसिन को ए बैंड। अब देखो इसको और भी कई नाम है, देखो मैंने बराबर करके लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। देखो, आई बैंड को आइसोट्रोपिक बैंड, आई की फुल फॉर्म होगी आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। इसी को हम लाइट बैंड भी कहते हैं, लाइट बैंड। और इसी को एक्टिन फिलामेंट भी बोलते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें पाया जाता है एक्टिन फिलामेंट। ये चारों नाम ऑलमोस्ट एक ही है, समझ लो इतना। अब ए बैंड, इसको एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक के आगे एन आई डाल दो, ए एन डाल दो, तो ए बैंड हो गया, एन आइसोट्रोपिक बैंड। इसी को डार्क बैंड कहते हैं, डार्क बैंड। डार्क डार्क डार्क, 1-2 बार बोलोगे याद हो जाएगा, डार्क बैंड। और इसी को मायोसिन, ये मायोसिन फिलामेंट के बने होते हैं, इसमें ज्यादा पार्ट होता है मायोसिन का, तो इसको हम ए बैंड कहते हैं। जेड लाइन आई बैंड के सेंटर में होती है। जैसे ये खाली जो एरिया व्हाइट वाला, ये आई बैंड है,
इसको लाइट बैंड कहते हैं। इसके सेंटर में ये देखो, ये रहा सेंटर में लाइन होती है, इसको जेड लाइन कहते हैं, जेड लाइन। इसमें भी दिया हुआ है, ये देखो कि ये जो लंबे लंबे दिए हुए हैं ये डार्क बैंड है। ये जो यहां से यहां तक का थोड़ा सा दिया हुआ है ये लाइट बैंड है। लाइट बैंड के सेंटर में देखो लाइन गई हुई है, इसको क्या बोला है, जेड लाइन बोला है। ये रहा जो सेंटर में लाइन गई हुई है, यानी कि इस डायग्राम में समझो तो ये रहा सेंटर में ये लाइन गई है, इस सेंटर में ये लाइन गई है। जो लाइट बैंड के बीच में की लाइन है उसको हम जेड लाइन कहते हैं, जेड लाइन। और डार्क बैंड के जो बीच में होती है इसको हम एम लाइन बोलते हैं, एम लाइन, एम लाइन। ठीक है, बस इतना बहुत है हमारे सिलेबस के लिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आगे का पढ़ो मत, कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा पढ़ोगे तो। इतना समझ आया ना सभी को? अब हो गया क्लियर भैया। भैया वो जो भैया सिलेबस में सैक्रोट्यूबुलर सिस्टम भी पूछा है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना वो? इतना नहीं आएगा सैक्रोट्यूबुलर क्वेश्चन, मैंने आज तक देखा नहीं वहां से क्वेश्चन पेपर में, वहां से क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं पढ़ा, देखा ही नहीं। और आपके पास इतना टाइम भी नहीं, मैं वो समझाने बैठूंगा आप जो याद है वो भी भूल जाओगे। देखो अभी मैंने कोशिश की अंदर जाने का, आप पहले वाले ही भूलने लग गए, तो इससे अच्छा सर मत पढ़ो उसको। सर पैरों के जो तीन भैया मसल है, 2 क्लास करके करवा देना ना, तब हो जाएगा। सर पैरों के जो तीन मसल है वो थोड़ा बता देंगे? काफ मसल, क्वाड्रिसेप्स और एक क्या है? एक कैलकेडिनियम होती है टेंडन हैमस्ट्रिंग। वहां पे, कैलके जो एक होती है ना हील बोन को क्या बोलते हैं, कैल्केनियम बोलते हैं। और उसी के साथ में जो मसल होती है कैल्केनिडियम होती है। नहीं वो यहाँ से नहीं को क्वेश्चन, हाँ जी बोलो, राजदीप जी बोलिए। सर बोल रहे थे पैरों के जो तीन मसल अपने पिक्चर में देखा, एक काफ मसल था, एक हैमस्ट्रिंग था, और एक क्या था ये? इसका थोड़ा पोजीशन बता दीजिए। सर वो शिन और काप्स और कॉर्डिसेप्स पूछ रहे हैं, एक्यूटियर। मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ये चीजें ऐसे समझ नहीं आएंगी आपको। ये पिक्चर मैं आपको अभी भेज दूंगा ग्रुप में, अच्छे से आप इन चीजों को पढ़ लेना, ठीक है। ओके और मैं सर। फिर कह रहा हूँ इस टॉपिक से क्वेश्चन रेयर ही कभी आए हैं एग्जाम में, मैंने कभी नहीं देखा इस टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में कभी आया हो। और आप तो और अंदर जाने की बुक पढ़ रहे हो, तो बुद्धिमानी नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इतना काफी है। राहुल जी, जो क्वेश्चन आते हैं वो हार्ट से रिलेटेड आते हैं, एट्रियम और वो उसका वाल्व का, ये यहाँ तक क्वेश्चन आते हैं? हाँ हाँ, ये सिंपल क्वेश्चन आएंगे। देखो जो मैंने देखा है पेपर में कवरिंग से क्वेश्चन पूछते, जैसे बोन पूछ लिया। अभी इतनी तो कवरिंग मैंने अंदर कराई दी, आई बैंड जेड बैंड, यहाँ जेड लाइन तक चले गए, इससे अंदर पेपर में आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि 11 सिस्टम है, ठीक है। और पेपर में एनाटोमी में से क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 4 या 5, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब 11 टॉपिक में से इतनी गहराई से क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। टोटल क्वेश्चन 3 4 आएंगे, 5 आएंगे, मैक्सिमम 6 आएंगे, बस। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। हाँ ये क्लियर हो जाएगा तो आगे वाला जो थेरेपी वाला जो यूनिट है वो आपको इजीली समझ जरूर आ जाएगा, उसमें ये हेल्पफुल रहेगी ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें सर बार बार। मसल्स तो पूछते होंगे ना, मसल्स कहाँ कौन सी मसल्स होती है? अरे बोन पे बोन की नेम लेके आएंगे, बोन की नेम आपको याद हो गई है ना, थोड़ा सा आप लॉजिकल माइंड चलाना। बोन में आएगा कि कुछ भी बोन का नाम हो गया, जैसे कि स्टेर्नो, स्टेर्नम शब्द से पकड़ जाना कि वो स्टेर्नम से रिलेटेड है। बोन्स का नाम थोड़ा सा भी मिल जाएगा आपको वहीं पे, उस तरीके से आप ऐसे याद मत करो आप। मैंने तो नहीं किया, और मैं बताऊं जब मैं तैयारी कर रहा था ये जेड लाइन तो मुझे पता भी नहीं थी, जब मैं पेपर देने गया था होती क्या, आपको मैंने इतना तो पढ़ा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे अनुभव का थोड़ा फायदा ले लो, इतना गहरा मत जाओ आप, नहीं तो भूलने लग जाओगे, ठीक है। इतना ठीक है जो सर। पढ़ाया गया है ये काफी है आपके लिए। बाकी जो ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से भी आप पढ़ सकते हो, अपना पढ़ लो, आपकी मर्जी। सर थेरेपिस्ट में भी इतना इनफ है क्या? बहुत है इतना राजेश जी, बहुत है।
चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चन पूछ लूं जो आज मैंने कराए हैं, ताकि और श्योर हो जाए मुझे आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। चलो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे मसल्स कितने टाइप की होती हैं। ये आएंगे पेपर में हमारे में, कितनी टाइप होती है। और ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा कि स्केलेटल मसल कहाँ होती है, कार्डिक मसल कहाँ होती है, कौन सी इच्छा होती है, कौन सी अनैच्छिक होती है। ये क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में। वेरी गुड। राजेश जी माइक खोल के बता दो कौन कौन सी है। सर 3 होती हैं, कौन सी वॉलेंट्री बोले? वॉलेंट्री और कार्डिक मसल्स। बस ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी मसल्स हमारी इच्छा के अधीन होती है। तीनों मसल्स ऑप्शन दे देंगे। अब मैसेज बताओगे कौन सी होती है, बताओ। वेरी गुड मीनाक्षी जी, प्रेरणा जी, ये क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में। ठीक है, वॉलेंट्री ये होती है। अब ज्यादा ज्यादा ये बोल देगा कि पेरिस्टाइटल मूवमेंट हो रही है, ये कौन सी मसल्स करा रही है, वॉलेंट्री करा रही है, इनवॉलेंट्री करा रही है, या कार्डियक करा रही है। बताओ कौन सी होती है। वेरी गुड मीनाक्षी जी, इनवॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट होती है। ये क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में। और ये एम लाइन जेड लाइन से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये भी आउटलाइनिंग ही है सिलेबस की। लेकिन इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो गहराई में हम जाएंगे नहीं, क्वेश्चन आते, आप कंफ्यूज होगे वो अलग से। चलो मैं अब पूछ लेता हूँ जेड लाइन। तो जेड लाइन से पहले मैं दूसरा पूछता हूँ, आई बैंड। कुंदन कुमार जी माइक खोल के बताओ आई बैंड क्या होता है और आपने क्या समझा जो मैंने अभी पढ़ाया। आई बैंड को और किस नाम आई से हम बैंड को जानते और किस नाम से हम जानते हैं? ये सर लाइट बैंड होता है ये। हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ऑडियो। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे वेरी गुड, पेपर में बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में। और ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा आई बैंड की फुल फॉर्म बताओ। अब मुझे कौन बताएगा, उमा जी माइक खोल के बताओ आई आई बैंड की फुल फॉर्म। इसको आई ही क्यों बोला, ए क्यों नहीं बोला। क्योंकि इसको सर आइसोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, जी आइसोट्रोपिक जी बैंड इसकी फुल फॉर्म हो गया। जी उमा जी ए बैंड की फुल फॉर्म बताओ। आइसोट्रॉपिक बैंड या फिर एनआईएसओ इस एनआईएसओ, ठीक है। हाँ, जी जी अब मेरा क्वेश्चन आप मैसेज करेंगे, जेड लाइन कहाँ होती है, आई बैंड में होती है या ए बैंड में होती है। ये आंसर करना, ऑप्शन ए आई बैंड, ऑप्शन बी ए बैंड। जेड लाइन कहाँ होती है, आई बैंड के अंदर होती है, या फिर बोल दिया तो लाइट बैंड में होती है। ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में और वो मैंने आपको करवा दिया। अब आप कहेंगे कि एम लाइन कहाँ होती है। ऑप्शन ए आई बैंड में होती है, ऑप्शन बी ए बैंड में होती है। कहाँ होती है एम लाइन, ए बैंड में होती है, जिसको हम डार्क बैंड भी कहते हैं। ठीक है, इतना ही कीजिए, इस टॉपिक को आप ज्यादा मत पीजिए। ज्यादा ज्यादा आप ये पूछ बता देंगे कि माइब्रो जो मायोफाइब्रिल्स है, जो स्केलेटन, जो हमारी स्टेट जो पैटर्न है वो कौन कौन से फिलामेंट से मिलके बना है। ज्यादा ज्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कौन से दो फिलामेंट है। मैसेज करो। वेरी गुड मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा आंसर किया, एक्टिन एंड मायोसिन। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, एक्टिन एंड मायोसिन, ये दो चीजें होती है हमारी मसल्स में। और ज्यादा ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की जो मैकेनिज्म है, उसमें कौन सा आयन सबसे ज्यादा रोल करता है। ऑप्शन ए आयरन रोल करता है, मैग्नीशियम रोल करता है, कैल्शियम रोल करता है, उपरोक्त सभी तीनों रोल करते हैं। तो कैल्शियम, अभी मैं कार्बन कहाँ से आ गया प्रेरणा जी, कार्बन नहीं कैल्शियम, कैल्शियम होता है। ये क्वेश्चन है पेपर में।
इतना तो आपको समझ आ गया होगा जो मैं पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, इससे ज्यादा आप मत पढ़ो, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए।